बता रहा हूँ, लोग अपने माइक ऑफ नहीं कर सकते क्या? अपने माइक ऑफ कर लें बेटे, ताकि लेक्चर में प्रॉपरली अपने माइक ऑफ कर लें ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। कोई भी माइक और जो है ना वो ऑन ना हो। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 3 जो है इसका लेक्चर 8 है अप्रोक्सीमेटली। मेरा ख्याल है कि वैसे तो काफ़ी सारे लेक्चर हो गए हैं, लेकिन ये लेक्चर 8। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कुछ डेफिनेशन है, थ्योरम्स हैं, और सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी, सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो होंगे। एन इंटीजर एस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इंटीजर एस जो है इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे किसी भी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम का। इफ ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, अगर हम x की जगह s पुट कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू हो, फॉल्स ना हो, तो हम इस s को इसका सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियरली इफ s इज अ सॉल्यूशन, तो और s और t जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मॉड m में, तो t भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो जितने s के कॉन्ग्रुएंट नंबर्स होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी। इन दिस केस s एंड t आर कंसीडर्ड टू बी द सेम सॉल्यूशन। ये कोई दो डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इनको सेम सॉल्यूशन कहा जाएगा। जितने भी s के कॉन्ग्रुएंट नंबर होंगे वो सारे उसके सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पे अगर 5 किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो मॉड 11 में तो 16 भी उसका सॉल्यूशन होगा। मॉड 11 में अगर 5 किसी का सॉल्यूशन है तो 16 भी उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 5 और 16 मॉड 11 में ये सेम नंबर्स हैं, समझ लें। ठीक है, तो इस केस में एस और टी को कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं कहा जाता, ये सेम सॉल्यूशंस है। एंड वी से x इज कॉन्ग्रुएंट टू s mod m इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। किसी को बताने का क्या तरीका है कि सॉल्यूशन कौन सा है, हम इस तरह लिखेंगे। s इक्वल टू s नहीं, x इक्वल टू s नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू s mod m is a solution of ax is congruent to b mod m। थ्योरम है let d is the gcd of a and m। किस इक्वेशन में, ये जो हमने above इक्वेशन लिखी है ax is congruent to b mod m, इसमें अगर a और m का gcd d है, ये कॉन्ग्रुएंस उस वक्त सॉल्वेबल होगी जब d जो है वो b को तकसीम करता हो। अगर d b को तकसीम नहीं करता तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसका तरीका ये है कि आप ए और एम का जीसीडी लें और देखें कि वो जीसीडी जो है वो बी को तकसीम करता है। अगर करता है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देयर आर प्रिसाइजली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो एम गिवन बाय। हमारे पास कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे? डी। डी उनकी तादाद है, जितना जीसीडी होगा उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, गिवन बाय किस तरह इसको लिखा जाता है? x is congruent to x star, which is the solution of this equation, a over dx congruent to b over d mod m over d। सर जी सर बच्चों को इन करते हैं प्लीज। बेटे कोशिश किया करें कि इन टाइम जो है आप लोग आ जाएं। जी सर, उनका दोबारा से हो गया था। ये मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं आ रहे बच्चे। ठीक ओके है, सर, इस वक्त नहीं आ थैंक रहे। यू। और अब कोई अगर आए भी तो प्लीज प्रॉम्प्ट ना करें, ना बताएं। ठीक है, ना बताएं बिल्कुल। लेक्चर को जैसे है चलने दें और बच्चे जो है इन टाइम आ जाया करें। ठीक है, और माइक अपने ऑफ कर लें प्लीज। ओके सर। नेक्स्ट है x इज कॉन्ग्रुएंट टू x स्टार m ओवर डी टी मॉड m में। ठीक है, अब इसमें x स्टार इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, m ओवर डी, m इसका जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस था वो है, और d जो है इसका जीसीडी है a और m का। तो इसको t टाइम्स t यानी इंटीजर है जो फ्रॉम 0 से लेके d माइनस 1 तक होगा। अगर d 7 है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 होगा। तो हम क्या करेंगे,
कि यहाँ वो वैल्यूज पुट करते जाएंगे टी की और डिफरेंट सॉल्यूशंस आते जाएंगे जो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये नॉन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर D1 है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर D2 है तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, अगर D3 है तो इसके तीन सॉल्यूशंस होंगे। तो इट डिपेंड्स कि D क्या है। ये थ्योरम हमें तीन इंफॉर्मेशन देता है। कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? जब डी बी को डिवाइड करेगा। सॉल्यूशन निकालना कैसे है, उसके लिए ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है। और कितने सॉल्यूशन होंगे, जितनी डी डी की वैल्यू होगी उतने सॉल्यूशंस होंगे। ये हमें तीन इंफॉर्मेशन मेजर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ए और एम का GCD 1 हो तो इस कॉन्ग्रुएंस का जो है सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि कितने सॉल्यूशंस होंगे जितना डी की वैल्यू होगी। अगर D1 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस दिस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे इनवर्स की डेफिनेशन आएगी जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि AX इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 से हम किस तरह इनवर्स को डिफाइन करते हैं। तो ये बकायदा बेस बनी एक डेफिनेशन की ना। This is reflected in the following definition. If A prime is a solution of the congruence AX is congruent to 1 mod M, then A prime is called a multiplicative inverse of A modulo M. तो A prime और A को multiplicative inverse कहा जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखें, 5x is congruent to 1 mod 7। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि 5x is congruent to 1 mod 7। तो जो x की जगह सोल्यूशन होगा वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ 1/5 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है। जैसे अब मैं x की जगह 0 से लेके 6 तक नंबर पुट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मॉड जो है वो 7 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 0 पुट करूँगा, वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं आएगा। 2 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा तो 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 फॉल्स है। 2 पुट करूँगा 10 आ जाएगा, 10 मॉड 7 में 3 है, वो 1 के इक्वल नहीं होगा। 3 पुट करूँगा, 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14, ये 1 आ जाएगा। जी सर 1 आएगा। तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन है वो इस मॉडुलर फॉर्म में वो 3 होगा। 3 और 5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ये इक्वेशन या डेफिनेशन आपको बता रही है। टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M। वैसे तो इसकी 3 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, यहाँ बहुत सारी और भी हैं, लेकिन इन 3 में से भी हर एक टेक्निक हमने यूज़ नहीं करनी। कुछ टेक्निक्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। वी कम नाउ टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। हमने ये देखना है भी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसके सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या हैं। Various methods are used in the problem for this chapter and they can be roughly described as follows। याद रखें ये कोई फॉर्मल मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन इन टेक्निक्स का नहीं है, मैं आपको रफली थोड़ा सा बताऊंगा, आइडिया आपको हो जाए। उसके बाद हम डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेक्निक्स काम कैसे करती हैं। रफली पहले इसको देख लें ये क्या है। पहली टेक्निक है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए। If we apply the Euclidean algorithm to find the integers r and s such that ar plus ms is equals to b, then am का GCD डिवाइड करता हो b को, it follows once from the equation that ar is congruent to b mod है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये अगर आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लें ar plus ms is equals to b जिसमें r और s अननोन है, तो फिर आप इस इक्वेशन के पैरेलल ये लिख सकते हैं कि ए आर जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड एम में। ठीक है, मॉड एम में। अब इसका मीनिंग क्या है, यानी हर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक इस तरह की डॉफरेंटाइन इक्वेशन ले सकते हैं और हर डॉफरेंटाइन इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं। इस पूरे पॉइंट का मेन मकसद ये है। लेकिन ये कब करना है, जब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, यानी कि GCD ऑफ A एंड M B को तकसीम करता हूँ। और आप देखें इस कॉन्ग्रुएंस में और इस डॉफरेंटाइन इक्वेशन में कॉमन बात भी यही थी जब हमने पढ़ा था कि इनका GCD जो है अगर आपका A और M का B को डिवाइड करता है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों में ये बात कॉमन है। मकसद क्या हुआ, अगर AX कॉन्ग्रुएंट टू B mod M आपके पास मौजूद है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डॉफरेंटाइन इक्वेशन में AX plus MY is equals to B जिसमें X और Y आपने फाइंड करने।
इसी तरह अगर आपके पास एक ये डॉफेंटाइन इक्वेशन मौजूद है तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम में। ये एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं दोनों, दोनों में से किसी एक का सोल्यूशन दोनों का सोल्यूशन होगा। दूसरी टेक्निक, मैं डिटेल में सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा, सिंपल आपको 2 लाइनों में ये चीज बताऊंगा। अगर हम ए बी इसी इक्वेशन में जो हमने लिखी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, अगर हम ए बी दोनों को रिप्लेस कर दें मॉडलो एम में किसी और नंबर से जो इनके इक्विवेलेंट हो, हो सकता है हम उससे डिवीजन कर सकें, डिवाइड करके रिड्यूस कर सकें हमारी कॉन्ग्रुएंस को। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपको एग्जांपल चाहिए जो अगले ही पेज पे आने वाली है। लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जिसमें ए और बी मौजूद हैं, हम ए और बी की जगह एम को इस्तेमाल करते हुए कोई और नंबर्स रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ए जिसके कॉन्ग्रुएंट है वो उसकी जगह लिखा जा सकता है, बी जिसके कॉन्ग्रुएंट है वो उसकी जगह लिखा जा सकता है। तो एम मॉड में हम ए और बी की जगह कोई नंबर्स रिप्लेस करेंगे जो एम मॉड के जरिए बनाए जाएंगे। तो क्या होगा कि हम उस नई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ये इसकी एग्जांपल जब आप देखेंगे, लेकिन ये फैक्ट्री ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट किस्म का नहीं है एल को। ये जो है ये अगर मॉड की वैल्यू बड़ी आ जाए तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि आप इसको इस्तेमाल करें। छोटे मॉड्स के लिए ये सफिशेंट है, कन्वीनियंट है, उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन द मॉडुलस इज प्राइम। मैं ये टेक्निक डिस्कस अभी नहीं करता, इसकी एग्जांपल पहले दूंगा और फिर इसको डिस्कस करूंगा, तीसरे पे मैं वापस आऊंगा। जो ऊपर 2 है इसके लिए एग्जांपल 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड 7 है। अब मेरे पास 15 और 25 मॉड 7 में कैन बी रिड्यूस्ड एज 1, 15 कैन बी रिड्यूस्ड एज 1 एंड 25 कैन बी रिड्यूस्ड एज 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़े नंबर्स हैं, इनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं एक्स में वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे बड़ी कैलकुलेशन चाहिए, जबकि इसको सॉल्व करना आसान है। इसमें एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7 आया, आप देखें 4 इसका सोल्यूशन है। तो बाज दफ़ा इस सेकंड टेक्निक को यूज करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सर ये कैसे हो गया सर? ये एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसको, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई? सवाल करें, जी सर। कोई सवाल करें तो मैं आपको बताऊं ना। सर यही सवाल जैसे ऊपर वाली एग्जांपल दी हुई है आपने टेक्निक वो तो से। आपने कहा सारी एक्सप्लेन करें दोबारा, मुझे नहीं पता आपको कहाँ से समझ नहीं आया, वो बताएं मैं आपको वहां से बताऊं। अब देखें 15x और 25 जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गया 4 और मॉड 7 के हिसाब से, वो थोड़ा सा बता दें सर। ये माइनस हो गया 15। अच्छा ये पूछ रहे हैं। अच्छा बेटे बताएं आप कि 15 का मॉड 7 में किसके इक्विवेलेंट है? 15 किसके इक्विवेलेंट है मॉड 7 में? अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करूं तो बाकी क्या बचता है? 1 वो लिखा उसकी जगह, वो उसकी जगह लिखा। और 25 को डिवाइड करें 7 से तो बाकी क्या बचता है? 4 वो लिखा उसकी जगह। 4 बस, पूछें और। बस सर समझ आ गई। हाँ, तो इक्विवेलेंस में आप जिन नंबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं वो मॉड 7 में इक्विवेलेंट होने चाहिए। आप 15 की जगह 1 भी लिख सकते हैं और आप 15 की जगह 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप 15 की जी जगह -6 भी लिख सकते हैं। 15 के इक्विवेलेंट जो भी नंबर है आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह 25 के इक्विवेलेंट जो भी नंबर है वो आप 4 की जगह लिख सकते हैं। तो ये सेकंड, हाँ सेकंड मेथड ये कहता है कि आप जो आपके इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, उनकी जगह कोई भी मॉड 7 के अंडर जो उनकी वैल्यू बनती होगी वो नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। 15 की जगह भी कर सकते हैं, 25 की जगह भी कर सकते हैं। ये आपको सेकंड पॉइंट जो है हेल्प आउट कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वी फर्स्ट यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस 11x इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 मॉड 1943। ये हमने कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करनी है तीनों मेथड से। पहले मैं 2 से सॉल्व करूंगा, फिर मैं तीसरा मेथड डिस्कस करूंगा, उससे ये एग्जांपल सॉल्व करूंगा और फिर मैं आऊंगा कि तीसरा मेथड क्या है। तो द एल्गोरिथम शोज दैट 11 और 1943 का जो जीसीडी है वो 1 है। एक तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा
और दूसरा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 ऑलवेज डिवाइड्स 28, बी हमारा 28 है तो 1 ऑलवेज डिवाइड्स 28, इसलिए इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। एंड बैक सब्स्टिट्यूशन यील्ड्स, अब ये क्या किया उसने, उसने क्या है कि 11x प्लस 28y इक्वल्स, सॉरी 1943y इज इक्वल्स टू 28 कर लें। यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, 11x प्लस 1943y is equals to 28। ये इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन होगी डॉफरेंटाइन इक्वेशन, वो बनेगी पैरेलल टू दिस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व करें, एक्स और वाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता है और पिछला चैप्टर में आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ी और डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा। उसको यूज करते हुए आप डॉफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। 530 और 3 आएगा। जब आप 530 और 3 -3 पुट करेंगे y की जगह, तो ये आ जाएगा x 530 और y आ जाएगा -3। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास x जो है वो 530 है और y जो है वो 3 है। मल्टीप्लाइंग बाय 28, इस इक्वेशन को आप 28 से मल्टीप्लाई करें तो 530 28 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 14840 और 3 मल्टीप्लाई होकर 84 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई होकर 28 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली हमारी जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। इस केस में हमारे पास जो x फाइंड हमने करना था वो ये है 14840, ये 14840, 14840, ये x है आपका। ठीक है, एंड देयरफॉर x इज कॉन्ग्रुएंट टू 14840। अच्छा, मॉड 1943 में ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो x असल में 1239 है। इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ x 11x इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 मॉड 1943। तो ये हमारे पास 1943 मॉड में इसका सोल्यूशन ये आ गया 1239, 1239। ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए हमने इसको फाइंड किया। नेक्स्ट टेक्निक जो हमने पढ़ी वो, माइक अपना ऑफ कर लें, लाउड ना हो। अगर आपकी तरफ से शोर आ रहा है तो फिर आप हाँ, लेकिन बेटे आप अपना माइक ऑफ कर लें। अगर आपकी तरफ से शोर आएगा तो फिर मैं डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। शोर ना आए, ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां शोर ना हो। ठीक है, टू इलिस्ट्रेट द सेकंड टेक्निक, कंसीडर द कॉन्ग्रुएंस। ये शोर आ रहा है बेटे, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर ले प्लीज। टू इलिस्ट्रेट द सेकंड टेक्निक, कंसीडर द कॉन्ग्रुएंस 143x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 315। ये हमने कॉन्ग्रुएंस है, इसको हमने सेकंड टेक्निक जो है उसके जरिए सॉल्व करना है। अब इसमें एक ट्रिक ये है कि 143 315 से छोटा है और 4 भी 315 से छोटा है। हमने 143 की जगह कोई रिप्लेस कर सकते हैं नंबर जो 143 के इक्विवेलेंट हो मॉड 315 में, और 4 की जगह भी 315 मॉड के इक्विवेलेंट कोई भी नंबर रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे हमने काम ये किया है कि इफ यू रिप्लेस्ड 4 बाय 319, ये कहाँ से आया 319, 319 इज इक्विवेलेंट टू 4 इन मॉड 315। 315 के मॉड में 319 और 4 जो है 4 जो है ये इक्विवेलेंट है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप 319 को 315 से डिवाइड करें तो जो बाकी बचेगा वो 4 होगा। उसने कहा आप यूं करें 4 की जगह 319 जो है वो पुट कर दें, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास क्या बन जाएगी, 143x इज कॉन्ग्रुएंट टू 319 मॉड 315। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि इन सब को 11 डिवाइड करता है। 143 को भी 11 डिवाइड करता है, 315 को भी 11 डिवाइड करता है, और 319 को भी 11 डिवाइड करता है। अब 11 से जब आप डिवाइड करेंगे 143 को तो 13 आएगा,
जब आप 319 को डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा और 315 वैसे के वैसे आ जाएगा, सिंस 29 इज कॉन्ग्रुएंट टू -286 मॉड 315। ठीक है, 29 इसके कॉन्ग्रुएंट है, आप अगेन 29 की जगह ये रिप्लेस कर देंगे -286। जी हम नंबर कहाँ से निकाल रहे हैं, हमें कैसे पता लग रहा है? ये आइडिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, इसको आप हिट एंड ट्रायल के जरिए चलें, समझ लें कि आप करते हैं, बार बार रिपीट करें कि शायद कोई ऐसा नंबर आ जाए जिससे हम मजीद सिंप्लीफाई इसको कर सकें। यानी कि ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है सूटेबल जो बड़े नंबर्स के लिए इजीली अप्लाई हो। 315 तक के मॉड के लिए हमने अप्लाई किया, अगर मैं इसको 1943 मॉड के लिए करता तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती। इसलिए उसने डिस्कशन के दौरान बाकायदा बताया है कि आपने इस टेक्निक को जो है ना बड़े मॉड्स के लिए यूज नहीं करना। खैर, सिंस 29 इसके इक्विवेलेंट है तो 13 से डिवाइड होता है ये भी, और ये 13 भी, और 315 भी। अब हमें फायदा क्या हुआ, ऐसा नंबर आ गया जो 13 से डिवाइड होता है। अब 13 से ये डिवाइड होता है, 13 से -286 डिवाइड होता है, और 13 से ही डिवाइड चूंकि दोनों हो रहे हैं इसलिए हम 13x रहने देंगे और 29 की जगह -286 पुट कर देंगे। जी जब हम पुट करेंगे तो x हमारे पास -22 आ जाएगा मॉड 315 में 13 से डिवाइड करने के बाद। इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या है? इसका पॉजिटिव फॉर्म ये है कि 315 को आप इसमें ऐड करें तो आपके पास आएगा 293, यानी ये जो 315 है इसको उठाएं और -22 में ऐड करें तो 293 आपके पास आंसर आएगा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का जीसीडी जो है वो 1 है, इसलिए ये ओनली सोल्यूशन ये है x इज इक्वल्स टू 293। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब मेरा लेक्चर एंड हो गया, अब आप बताएं कोई क्वेश्चन है तो वो करें प्लीज। नहीं सर, समझ तो वही है। कि आपका कोई भी सवाल हो प्लीज आप करें। कुछ बच्चों की तरफ से माइक में ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आता है, वो बेटा ख्याल करें, क्योंकि बाकी बच्चे जो सुन रहे होते हैं फिर उनको ना सही आवाज नहीं जाती। लेक्चर में भी ये मुझे कट करने पड़ते हैं आपके क्वेश्चंस बाज़ दफा। तो बताएं, कोई सवाल है किसी का, कोई क्वेश्चन पूछना है, डिस्कस करना है कुछ, तो वो बताएं। सर कल वाला लेक्चर काइंडली कब तक अपलोड हो जाएगा? कल हो जाएगा बेटे। ठीक है सर, थैंक यू। वो मैं एडिट इसलिए कर रहा था, मैं आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टॉर्शन क्रिएट किया हुआ है अपने क्वेश्चंस में, तो वो एडिट करने पड़ रहे हैं मुझे बार बार सुन के। जी कोई सवाल है?